जय श्री राधे फ्रेंड्स। शरण्या की ऐसी हालत देखकर स्वयं को हंसी तो बहुत आ रही थी और बहुत मजा भी आ रहा था। वह फुल एंजॉय कर रहा था। शरण्या ने अपने घर के अलग अलग हिस्सों और स्वयं के बेडरूम के से सारे गंदे कपड़े उठाए और फिर बाथरूम की तरफ ले गई, जहां वॉशिंग मशीन रखी हुई थी। उसने वॉशिंग मशीन को खोलकर उसमें कपड़े डालना शुरू किया। उसके बाद डिटर्जेंट पाउडर डाला। तभी स्वयं अचानक बाथरूम में आ गया। शरण्या को देखकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। शरण्या इरिटेट हो रही थी, पर उसने ज्यादा गौर नहीं किया और अपने काम में लगी रही। वह जैसे ही पलटी, उसने देखा कि उसे स्वयं ने अपने बाथरोब को खोलना शुरू किया और कमोड के पास आकर खड़ा हो गया। शरण्या ने जैसे ही महसूस किया कि वो क्या कर रहा है, उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत अपने चेहरे को पलटकर खड़ी होकर बोली, क्या कर रहे हो तुम? तभी अचानक से उसे बाथरूम करने की आवाज आने लगी। स्वयं ने कहा, क्या कर रहा हूँ? क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? बाथरूम कर रहा हूँ, दिखाई नहीं देता? शरण्या ने गुस्से से कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ? इस पर स्वयं ने जवाब दिया, हाँ तो फिर मैं क्या करूँ? अब मुझे लगी थी तो मैं बाथरूम ही करूँगा ना, इसके अंदर रोक के थोड़ी ना बैठ सकता हूँ। शरण्या ने गहरी सांस लेना शुरू किया। उसने ऐसे देखकर स्वयं को अंदर ही अंदर बड़ी हंसी आ रही थी। बाथरूम करने के बाद उसने अपने हाथ धोए और उसके बाद अपने बाथरूम को पोंछता हुआ बाहर हॉल में आ गया। शरण्या बाकी छोटे मोटे काम करने में लग गई और स्वयं आराम से बैठकर उसे देखता रहा। उसके बाद शरण्या ने कपड़े निकाले और उन्हें बालकनी में जाकर धूप में सुखा दिए। उसके बाद वह फिर से अंदर की तरफ आई। स्वयं के बेडरूम में आकर उसके बिस्तर पर चादर वगैरह बदलने लगी। थोड़ा सा उसका बेडरूम ठीक करने के बाद वह जैसे ही जाने लगी कि वापस मुड़ी, वैसे ही अचानक किसी के सीने से टकरा गई। स्वयं उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। शरण्या एक पल के लिए हैरान हो गई, क्योंकि उसने स्वयं के वहां पर होने की उम्मीद नहीं की थी। स्वयं आंखों में एक अलग ही चमक के साथ उसे देख रहा था। शरण्या थोड़ा हिम्मत करते हुए बोली, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा सारा काम खत्म हो गया क्या? इस बात पर स्वयं हल्का सा मुस्कुराया और धीरे धीरे अपने कदमों को शरण्या की तरफ बढ़ाने लगा। अचानक उसके पास आने से शरण्या को थोड़ा अजीब लगने लगा। थोड़ी हिचकिचाहट होने लगी तो वह अपने कदमों को पीछे करने लगी। पीछे चलते चलते वह दीवार से टकरा गई और सीधा खड़ी हो गई। स्वयं बिल्कुल उसके सामने था। उसका बाथरोब खुला हुआ था। उसके सिक्स पैक्स और मस्कुलर बॉडी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। स्वयं के बाल उसके माथे पर आ रहे थे और आंखों में एक अजीब सा नशा था। वह काफी आकर्षक, अट्रैक्टिव लग रहा था। शरण्या स्वयं की आंखों में देखती है। स्वयं ने शरण्या से कहा, थैंक यू। आज तुम पुलिस थाने की दरोगा मैडम की बजाय एक बहुत ही अच्छी क्यूट हाउसवाइफ लग रही हो। मेरे घर को संवारने के लिए शुक्रिया। शरण्या थोड़ा ऑकवर्ड हो गई। वह बगल से जाने के लिए निकलने ही वाली थी, वहां पर स्वयं ने अपना हाथ रख दिया। वह दूसरी तरफ से जाने लगी थी कि वहां पर भी स्वयं ने अपना दूसरा हाथ रख उसे अपने हाथों के बीच में दीवार से लगाकर कैप्चर कर लिया। वह बिल्कुल उसके हाथों में ब्लॉक होकर रह गई थी। स्वयं उसके इतना नजदीक था कि शरण्या की धड़कनें तेज हुए बिना नहीं रह पाई। उसने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? स्वयं हल्का सा मुस्कुराकर शरण्या के करीब आया और फिर उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? स्वयं की इतनी मदहोशी भरी आवाज सुनकर शरण्या की धड़कनें और भी ज्यादा जोर जोर से शोर मचाने लगी। स्वयं अपने चेहरे को शरण्या के करीब लेकर आया, बहुत ही ज्यादा करीब। उसने अपने गालों पर स्वयं की गर्म सांसों को महसूस किया। शरण्या ने दीवार पर अपने हाथ को रखकर मुट्ठियों को जोर से बंद कर लिया। वह काफी नर्वस हो रही थी, पर उसकी जुबान से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। शरण्या ने कहा, मुझे जाने दो, क्या कर रहे हो तुम? स्वयं धीरे से शरण्या के करीब आया और अपनी नाक को उसकी गर्दन और चेहरे पर हल्का सा घुमाते हुए उसके कान के पास आकर मदहोशी भरी आवाज में बोला, तुम्हारे अंदर की औरत को कुछ खूबसूरत एहसास देने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम पूरी तरह से आजाद हो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम मुझे जोर से धक्का देकर अपने आप से अलग कर सकती हो। शरण्या की आंखें बड़ी मुश्किल से खुल पा रही थी। स्वयं धीरे धीरे अपने होठों को शरण्या की गर्दन पर ले गया और बहुत हल्का हल्का किस करने लगा। शरण्या बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रही थी। उसकी सांस अंदर ही अटक कर रह गई थी। उसकी पलकें इतनी भारी हो गई थी कि खोल पाना मुश्किल हो रहा था। स्वयं ने शरण्या के हाथों को अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाकर उन्हें दीवार से लगाया और धीरे से शरण्या की गर्दन और कंधे पर बहुत हल्के से किस करने लगा। शरण्या की धड़कनें और भी ज्यादा
तेज होने लगी और उसकी सांसें तो मानो बहुत तेज हो गई थी। स्वयं ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे किस किया। शरण्या चाहती तो उसे धकेलकर अपने आप से दूर कर सकती थी, पर पता नहीं क्यों उसकी बॉडी जैसे उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। कहीं ना कहीं दिल की गहराइयों से उसका शरीर इस टच को काफी एंजॉय कर रहा था। शरण्या को जब कुछ भी ना करते हुए और चुपचाप आंखें बंद करके अपने टच को महसूस करते हुए स्वयं ने देखा तो उसके होठ पर एक छोटी सी प्यारी सी मुस्कान खिल गई। वह अपने चेहरे को शरण्या के चेहरे के करीब लाया और उसके माथे पर अपना माथा रख दिया। शरण्या चुपचाप खड़ी रही। स्वयं शरण्या से बोला, मैं जानता हूँ कि मेरा टच तुम्हें बहुत पसंद आ रहा है शरण्या। इस दुनिया में हर औरत की अपनी ख्वाहिशें होती हैं, जरूरतें होती हैं, तुम्हारी भी है। बस तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट बन गई हो अपने आप को लेकर। हर औरत के अंदर जो मासूमियत होती है वह तुम्हारे अंदर भी है। तुमने उन्हें कहीं दबा दिया, छुपा दिया है। सिर्फ एक बार के लिए अपने अंदर की दरोगा को शांत करके और शरण्या को बाहर आने का मौका दो। उसे महसूस करने दो कि जज्बातों में बह जाना क्या होता है। सारे बैरियर्स को तोड़कर अपने अंदर की इच्छाओं के साथ बह जाना क्या होता है। ट्रस्ट मी, तुम्हें जिंदगी के सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस दूंगा। शरण्या कुछ बोल नहीं पाई, चुपचाप खड़ी रही। उसका सीना बड़ी तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था क्योंकि उसकी सांसें बहुत तेज हो रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी पलकों को उठाकर स्वयं की आंखों में देखा, जो उसे इस नजर से देख रहा था जैसे अपनी आंखों से ही उसे पी जाएगा। शरण्या अपना सलाइवा गटक लेती है। उसके अंदर कुछ था जो स्वयं को दूर धकेल कर अलग हो जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन कुछ और भी था जो इस मोमेंट को शायद चलने देना चाहता था। शरण्या की आंखों में इस कंफ्यूजन को देखकर स्वयं ने हल्के से उसके होठों पर अपने अंगूठे को फेरते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो, तुम भी एक औरत हो, तुम्हारे अंदर भी डिजायर्स हैं, तुम्हारे शरीर की भी जरूरतें हैं, उन्हें इतना मत दबाओ। आज मैं तुम्हें एक औरत होने का एहसास देना चाहता हूँ जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। शरण्या बस चुपचाप खड़ी रही। उसका दिल इतना जोरों से धड़क रहा था कि वह अपनी धड़कनों को साफ साफ सुन सकती थी। गले से कोई शब्द भी लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं निकल रहा था और अगले ही पल उसके होठों पर स्वयं ने अपने होठ रख दिए और उसे किस करना शुरू कर दिया। ये पहली बार था जब शरण्या ने अपने होठों पर किसी का टच महसूस किया। स्वयं के होठ बहुत ठंडे थे। शरण्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसके नाजुक से शरीर पर स्वयं का पहाड़ जैसा शरीर था जिसने उसे अपनी बाहों में जकड़ रखा था। स्वयं जबरदस्ती नहीं कर रहा था। अगर वह चाहती तो उसकी बाहों से आजाद हो सकती थी, पर पता नहीं क्यों ये सब वो नहीं कर पा रही थी। उसके अंदर बैटल चल रही थी दरोगा मैडम ये शरण्या के बीच में, पर ऐसा लग रहा था जैसे शरण्या यह बैटल जीत रही है। स्वयं अपनी अमेजिंग किसिंग स्किल से शरण्या को मदहोश करता गया। उसने इतना अमेजिंग किस किया कि शरण्या ना चाहते हुए भी उसमें बह गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने होठों को मूव करने लगी। शरण्या का रेस्पॉन्स देखकर स्वयं की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई। वह शरण्या के और भी करीब आकर किस को और भी डीप कर देता है। उसके हाथ धीरे धीरे शरण्या की बॉडी पर घूमने लगे। उसकी कमर पर, पेट पर और बाकी जगहों को अपने हाथों से महसूस करता गया। उसकी ठंडी उंगलियां जब शरण्या के कपड़ों के अंदर से उसकी बॉडी को टच करती तो शरण्या के शरीर में बिजली सी दौड़ जाती। उसने धीरे धीरे अपने हाथ उठाकर स्वयं के कंधों पर रख दिए। दोनों आंखें बंद करके एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। शरण्या की सांसें उस वक्त तक एकदम अटक गई और धड़कनें बहुत तेज हो गई जब स्वयं का हाथ उसकी बॉडी पर टहलते हुए उसके प्राइवेट पार्ट को हल्का सा छूने लगा। शरण्या ने यह सब पहले कभी महसूस नहीं किया था। पहले कभी किसी ने उसे इस तरह से नहीं छुआ था। उसका दिल जोरों से सीने में धड़क रहा था। पैरों के बीच जबरदस्त हलचल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को स्वयं की क्रेविंग हो रही है। उसकी बॉडी की थरथराहट को महसूस करके स्वयं और ज्यादा एक्साइटेड होने लगा था। वह शरण्या की बॉडी उसके प्राइवेट पार्ट को सहलाते हुए उसको किस करना जारी रखता है। किस के बीच में जब वह उसके पार्ट्स को सहला रहा था तो शरण्या के मुंह से आह निकलने लगती है, जिन्हें वह रोकने की कोशिश तो बहुत करती है पर रोक नहीं पाती। स्वयं के कंधों पर शरण्या की पकड़ मजबूत हो जाती है। शरीर जैसे अकड़ सा जाता है। सांस बहुत तेज हो जाती है। धीरे धीरे स्वयं अपने बाथरोब को बॉडी से अलग कर देता है ताकि शरण्या अच्छे से उसकी बॉडी को पकड़ सके और महसूस कर सके।
स्वयं की बॉडी बहुत मजबूत और मस्कुलर थी, इस बात में कोई शक नहीं था। उसकी बॉडी से आ रही महक शरण्या के दिमाग पर छाने लगी थी। ऊपर से स्वयं का किस करना उसके दिमाग में पूरे तरीके से ब्लॉक हो कर चुका था। होठों पर किस करने के बाद स्वयं अपने होठों को शरण्या के गाल, उसकी चिन, उसकी जॉ लाइन, उसकी गर्दन से सीने की तरफ ले जाने लगता है। शरण्या अपनी आंखें तक खोल नहीं पा रही थी। उसने अपने हाथों को धीरे धीरे स्वयं की पीठ पर रखना शुरू कर दिया। इस वक्त तक सब कुछ भूल चुकी थी कि वह क्या कर रही है, क्यों कर रही है, और ना ही इसे इस वक्त वह खुद को जरा भी रोक पा रही थी। स्वयं शरण्या की गर्दन की स्किन को किस करने लगता है। एक मीठी सी तेज सेंसेशन के साथ शरण्या को हल्का मीठा दर्द होता है तो उसकी हल्की सी चीख निकल जाती है, मगर स्वयं उसे छोड़ता नहीं और उसकी स्किन को चूमना जारी रखता है। जल्द ही उसकी स्किन पर एक खूबसूरत सा लाल लव बाइट का निशान बन जाता है। इस तरह से स्वयं उसकी पूरी गर्दन पर अपने होठ को फिराने लगता है और प्यार से उसकी स्किन को अपने होठों से किस करने लगता है। शरण्या की पकड़ स्वयं की पीठ पर अब बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गई थी। वह इस वक्त किस हाल में थी वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। एक अजीब सा नशा उसकी पूरी बॉडी पर छा गया था, उसके दिमाग पर छा गया था। पैरों के बीच के हिस्से में उसे हल्की वेटनेस महसूस होने लगी थी। उसकी बॉडी थरथरा रही थी और ज्यादा दिमाग डिमांड कर रही थी, और भी ज्यादा की। शरण्या का पूरा चेहरा बुरी तरह से लाल हो गया था। स्वयं उसे दीवार से लाकर इस तरह से किस करता रहा। शरण्या ने धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से कोशिश करके अपनी आंखों को खोला। स्वयं उसके बहुत करीब था और उसके हाथ स्वयं की पीठ पर थे। वह स्वयं के होठों की मूवमेंट को अपनी बॉडी पर महसूस करके मदहोश हो रही थी। तभी अचानक उसने कुछ ऐसा देखा जो उसके लिए बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी ने ठंडे पानी की बाल्टी उसके ऊपर दे मारी। वह स्वयं एकदम से होश में आई और उसका सारा नशा हवा हो गया। वह चौंक गई और उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई जब उसने उसके पीछे लगे हुए आईने में स्वयं की पीठ को देखा। एकदम से जब शरण्या के हाथ पीछे हुए तो स्वयं ने उसके चेहरे को देखा। शरण्या की आंखें देखकर स्वयं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने शरण्या की आंखों को फॉलो किया और जैसे ही पीछे देखा उसके एक्सप्रेशंस भी बिल्कुल वैसे ही हो गए जैसे शरण्या के हो गए थे। ओ शिट, लग गए गुरु। स्वयं ने देखा कि पीछे आईने में उसकी पीठ पर साफ नजर आ रही थी और अब वो समझ गया कि शरण्या इतनी ज्यादा शॉक क्यों हो गई। स्वयं के चेहरे पर एक अजीब सी नर्वसनेस दिखाई देने लगी। उसकी पीठ पर गोली लगने का जख्म तो दूर की बात, उस जख्म का कोई निशान तक मौजूद नहीं था। स्वयं ने अपना सलाइवा गटक लिया। शिट, इसने देख लिया। इतनी बड़ी चीज को मैं इग्नोर कैसे कर सकता हूँ? अब क्या होगा? शरण्या की आंखों में शौक था। वह स्वयं की तरफ देखती है जो बहुत नर्वस लग रहा था। उसने हैरानी और कोल्डनेस भरी आवाज में पूछा, स्वयं मल्होत्रा, हु आर यू, व्हाट आर यू? शरण्या स्वयं को अपनी कड़क आंखों से देखे जा रही थी। स्वयं ने जब शरण्या को ऐसे खुद को घूरते हुए देखा तो अपना सलाइवा गटक लिया। उसने हिम्मत करके कहा, देखो मैं आई कैन एक्सप्लेन। शरण्या ने स्वयं के सीने पर अपने दोनों हाथों को रखे और जोर से उसे धक्का दिया। स्वयं संभाल नहीं पाया और एकदम से जाकर जमीन पर गिर गया। शरण्या वहां से निकली और सीधा हॉल में आई। स्वयं एकदम से जमीन पर खड़ा होकर शरण्या के पीछे भागा और चिल्लाया, शरण्या मेरी बात तो सुनो। शरण्या रुको तो सही, कहाँ जा रही हो? लेकिन शरण्या चली गई थी। हॉल में आकर वह कुछ देखने लगी और सीधा किचन में गई। स्वयं ने जब शरण्या को किचन में जाते हुए देखा तो वह उसके पीछे गया। वह बर्तन यहाँ वहाँ गिरा रही थी जैसे कुछ ढूंढ रही हो। स्वयं ने कहा, शरण्या क्या ढूंढ रही हो, क्या ढूंढ रही हो? देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तभी अचानक शरण्या ने एक चाकू देखा। उसने चाकू को उठाया और स्वयं की तरफ देखा। स्वयं अचानक थोड़ा घबरा गया। उसने इस चीज की उम्मीद नहीं की थी। उसने चाकू क्यों उठाया? वह क्या मुझे जान से मारने के लिए मुझ पर वार हमला करने वाली है? ओ गॉड! स्वयं कुछ भी सोच समझ पाता उससे पहले शरण्या ने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया और उसकी हथेली पर चाकू रखकर उसे तुरंत खींच दिया। यानी स्वयं की हथेली पर कट लग गया। दर्द के मारे स्वयं की चीख निकल गई। फिर वह शरण्या से बोला, यह तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? तुमने मेरा हाथ क्यों काटा? पर स्वयं के चिल्लाने पर ध्यान न देकर शरण्या उसके हाथ को देख रही थी, जैसे कुछ कंफर्म करने की कोशिश करने में लगी हो। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक वह उसके हाथ को देखती रही। स्वयं समझ नहीं पा रहा था कि
आखिर वह शरण्या क्या कहे। वह बोलने की कोशिश करता, पर शरण्या गुस्से से भरी आंखों से उसे घूरकर बिना कुछ बोले बस चुप करवा देती है। धीरे धीरे शरण्या ने देखा कि स्वयं के जख्म पर खून बहना बंद हो गया और उसकी स्किन अपने आप ही हील होने लगी। यह देखते ही शरण्या के होश उड़ गए। थोड़ी ही देर में स्वयं की हथेली का जख्म अपने आप भर गया। शरण्या हल्का सा घबराई और 4-5 कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों की अचानक घबराहट देखकर स्वयं समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसे उसे समझाए। वह 2 कदम आगे आया और बोला, देखो मेरी बात सुनो। शरण्या ने स्वयं की तरफ देखकर डिसबिलीफ के साथ कहा, तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसान नहीं हो। मेरा शक बिल्कुल सही था, तुम नॉर्मल नहीं हो। अगर नॉर्मल इंसान होते तो इतना बड़ा कंटेनर तुम अपने हाथों पर नहीं उठाते, जमीन में दफन मुझे वहां से ऐसे बाहर नहीं निकाल पाते। तुम इंसान नहीं हो। स्वयं क्या हो तुम? सच सच बताओ मुझे। स्वयं कुछ सेकंड तक चुपचाप खड़ा रहा। क्या उसे शरण्या को बता देना चाहिए? लेकिन ऐसे कैसे? अगर उसने उसे बता दिया तो उसका राज खुल जाएगा, लेकिन अगर नहीं बताया तो शरण्या जाने ही लगी। वैसे ही उसे सब कुछ पता चल ही गया है। स्वयं शरण्या से बोला, देखो ऐसी बात नहीं है, मैं इंसान ही हूँ। शरण्या ने कहा, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता जैसे तुम हो। तुम्हारी पावर, तुम्हारे जख्मों का भरना, आम इंसान के पास इतनी कैपेबिलिटी, इतनी पावर नहीं होती। सच सच बताओ तुम कौन हो? क्या तुम कोई इच्छाधारी जीव, कोई नाग, कोई भेदी, कोई भूत? भूत का नाम शरण्या ने थोड़ी शौक होकर लिया। शरण्या की बात सुनकर स्वयं हैरान हो गया। यह कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ शरण्या, प्लीज समझो मेरी बातों को। स्वयं करीब आने लगा शरण्या के। शरण्या ने तुरंत 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, वहीं पर खड़े रहो, मेरे नजदीक मत आओ। बताओ। स्वयं के कदम वहीं पर रुक गए और उसने गहरी सांस ली। उसने शरण्या के पास जाकर उसे छूना था, उसे समझाना था कि ऐसा नहीं है, लेकिन यह तो उससे घबरा भी रही थी और उससे दूर भी हो रही थी, लेकिन सवाल पर सवाल भी कर रही थी। स्वयं कुछ सेकंड तक चुप रहा और सोचता रहा कि अब क्या किया जाए। फाइनली उसने कहा, शरण्या, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, यह बात अलग है कि मेरे पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो नॉर्मल इंसान के पास नहीं होती, क्योंकि मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। इस पर मैं इंसान ही नहीं हूँ, कोई जानवर नहीं या कोई भूत, मैं एक जिंदा इंसान हूँ। स्वयं की बात सुनकर शरण्या ने कहा, अगर ऐसा है तो यह सब क्या है? एक्सप्लेन करो मुझे, ठीक से एक्सप्लेन करो और सारी बातें सच सच बताना। स्वयं ने जवाब दिया, एक्चुअली मेरी बॉडी में कुछ डिफरेंट तरीके से की पावर्स हैं और ये पावर्स मुझे इसलिए मिली हैं क्योंकि इसके आगे स्वयं पोज ले लेता है और बोल नहीं पाता। शरण्या ने अपनी आईब्रोज को सिकोड़कर कहा, क्योंकि क्या? स्वयं कुछ सेकंड तक चुप रहा। शरण्या के सवाल के उसके अतीत के जख्मों को हरा कर दिया था। वह जख्म जो एक लंबे वक्त तक उसके सीने में गहरे घाव की तरह उसे दर्द दे रहे थे, कभी चैन से सोने नहीं दिया। वह हमेशा डरता रहा। मुश्किल से उसने अपने डर पर काबू पाया और अपने दर्द को कंट्रोल किया, पर शरण्या के सवालों ने एक बार फिर से उसे अपने अतीत में धकेल दिया। वह अतीत जो बहुत भयानक और खतरनाक था किसी भी बच्चे के लिए। शरण्या ने कहा, चुपचाप खड़े मत रहो स्वयं, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। स्वयं ने जवाब दिया, मेरे पास ये पावर इसलिए क्योंकि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरे ऊपर एक साइंटिस्ट द्वारा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। उन एक्सपेरिमेंट के दौरान मेरी बॉडी के जीन्स चेंज हो गए और मैं एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले उनसे अलग हो गया, थोड़ा ज्यादा पावरफुल, पर मैं एक इंसान ही हूँ। स्वयं की बात शरण्या को हैरान कर देने वाली थी और सच पूछो तो उसे स्वयं की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। शरण्या ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या मतलब है एक्सपेरिमेंट? बच्चों पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। बकवास कर रहे हो तुम। झूठ बोलकर मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। तुम इंसान नहीं हो, तुम कुछ और हो। तुम जो भी हो, अपनी रियल आइडेंटिटी मेरे सामने लाओ। शरण्या को घबराहट हो रही थी, पर वह अपनी हिम्मत बनाए हुए थी। स्वयं शरण्या की तरफ देखकर बोला, सीरियसली, मैं इतने वक्त से तुम्हारे साथ हूँ। अगर मैं कोई जानवर होता तो तुम्हें लगता है कि तुम अब तक यहाँ पर जिंदा होती? शरण्या ने जवाब दिया, हो सकता है कि तुम अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो सकता है इंसान की नज़र में ना आओ इसलिए इंसान बनकर रह रहे हो। यह भी हो सकता है कि तुम कोई
वैम्पायर हो? हाँ, वैम्पायर हो सकता है। वे भी इतने ही पावरफुल होते हैं, उनकी हीलिंग कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। शन्या की बात सुनकर स्वयं ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, यह लो, अब इसे मैं खून चूसने वाला चमगादड़ लगता हूँ। पागल हो गया हूँ मैं। तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, फिर मुझसे फालतू के सवाल कर ही क्यों रही हो जब तुम्हें मेरी बात पर भरोसा ही नहीं करना। अगर मैं बुरा होता तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा, यहीं मारकर दफना दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अचानक स्वयं की बात सुनकर शरण्या की आंखें बड़ी हो गई और उसके माथे पर पसीना आ गया। वह तुरंत किचन की तरफ गई और वहां पर गिरे चाकू को अपने हाथ में उठा लिया। उसकी हरकत देखकर स्वयं रिएक्ट करते हुए बोला, ये लड़की सच में पागल है। शन्या ने चाकू को स्वयं की तरफ दिखाते हुए कहा, अगर तुम वाकई में वैम्पायर हो, अगर वाकई में तुम्हारा इरादा मुझे खत्म करने का है, तो मैं भी मरने से पहले तुम्हें खत्म करके ही मरूंगी। स्वयं के एक्सप्रेशन भी अब इरिटेशन से भरे हुए हो गए थे। वह शन्या की तरफ बढ़ते हुए बोला, अच्छा तो करके दिखाओ, मुझे खत्म करो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे खत्म करोगी। स्वयं जैसे ही शन्या के नजदीक आया, उसने घबराहट में चाकू उठाकर स्वयं पर हमला करने की कोशिश की, पर स्वयं ने बिजली की गति से उसके हाथ को पकड़ लिया और एक झटके में उसके हाथ को पीछे की तरफ मोड़ दिया, जिस वजह से उसका चाकू छूटकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद स्वयं ने शन्या को पकड़कर अपने करीब अपने सीने से चिपका लिया। शन्या एकदम से हैरान हो गई, उसकी सांसें और धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई। शन्या की हरकत देखकर स्वयं ने अपने दांत पीसते हुए कहा, शरण्या पांडे, मैं यहाँ तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, समझी? छटपटाना बंद करो, वरना यहीं इसी वक्त खत्म कर दूंगा। वैम्पायर कहा ना तुमने मुझे? अभी तुम्हारी बॉडी से सारा खून पीकर उसे सिर्फ उसका एक हार्ड मांस की डेड बॉडी बनाकर छोड़ दूंगा। स्वयं की धमकी सुनते ही शरण्या के रोंगटे खड़े हो गए, पर उसने हिम्मत बनाए रखी और अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। यह तुम ठीक नहीं कर रहे हो स्वयं मल्होत्रा, मैं तुम्हें सारी दुनिया के सामने एक्सपोज करके रहूंगी। अब स्वयं को गुस्सा आ रहा था। जितना इस लड़की को समझाने की कोशिश कर रहा था, यह लड़की उतनी ही पागलपंती से भरी बातें कर रही थी। शन्या उसके हाथों में छटपटा रही थी। स्वयं ने उसके कंधों को जोर से पकड़कर उसे दीवार से लगाया। शन्या चिल्लाने की कोशिश करने लगती है, मगर उससे पहले ही स्वयं ने अपने होठों को शन्या के होठों पर रखा और उसे पैशनेटली किस करने लगा। शन्या की आंखें फट गई, वह जोर जोर से छटपटाने की कोशिश करने लगी। वह स्वयं ने उसके हाथों को अपने हाथों से और उसके पैरों को अपने पैरों से बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। उसके नाजुक से शरीर को उसने इस कदर अपने हाथों में जकड़ लिया कि वह हिल भी नहीं पा रही थी। शन्या ने अपने दांतों से स्वयं के होठों को काटने की कोशिश की। वह इसमें कामयाब भी हो गई, मगर स्वयं ने इस बात की परवाह ना करते हुए उसे किस करना जारी रखा। छटपटाते हुए शरण्या की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसे गुस्सा आ रहा था, तकलीफ भी हो रही थी, डर भी लग रहा था, पर वह कुछ कर भी नहीं पा रही थी। तकरीबन 20 मिनट लगे स्वयं को शरण्या के ऊपर काबू पाने में। तकरीबन 20 मिनट तक उसे वैसे ही किस करता रहा और फाइनली धीरे धीरे उसके हाथों की मूवमेंट नॉर्मल हो गए और वह चुपचाप दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही। उसकी धड़कनें और सांसें बहुत तेज हो गई थी। उसने अपने होठों पर स्वयं के होठों की जेंटलनेस को महसूस किया और थोड़ा शांत हो गई। फाइनली उसे शांत देखकर स्वयं ने अपने होठों को उसके होठों से रिलीज किया और फिर उसकी आंखों में देखने लगा। घबराहट अब भी शरण्या की आंखों में थी और साथ में कोल्डनेस भी। स्वयं ने शरण्या के चेहरे के करीब अपने चेहरे को लाते हुए कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं बहुत छोटा था जब मुझे किडनैप करके एक आदमी ने एक साइंटिस्ट को बेच दिया था। वह साइंटिस्ट कुछ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता था, वह भी छोटे बच्चों पर। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट उसने मेरे साथ भी किया और जब मेरे ऊपर वह एक्सपेरिमेंट करता था तो मैं वहाँ अकेला नहीं था, और भी बच्चे थे जिनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मेरी बॉडी के जीन्स पावरफुल थे, इसलिए वह एक्सपेरिमेंट को झेल गए और मैं भी ज़्यादा ताकतवर बन गया। मैं इंसान ही हूँ, बस एक अल्ट्रास बन चुका हूँ। शरण्या चुपचाप खड़ी होकर स्वयं की बातें सुनती रही। स्वयं ने उसे बहुत सारी बातें बताई। धीरे धीरे पता नहीं क्यों उसे स्वयं की बातों पर विश्वास होने लगा। उसकी आंखों में सच्चाई नजर आने लगी। स्वयं खतरनाक नहीं है, अगर खतरनाक होता तो उसकी जान बचाने के लिए खुद आगे
नहीं आता, और वह भी एक बार नहीं 2-2 बार। स्वयं ने उसकी जान बचाई थी, वह बुरा नहीं हो सकता। शरण्या को थोड़ा वक्त लगा यह सब डाइजेस्ट करने में। वह धीरे धीरे चीजों को समझने लगी। स्वयं ने सारी बातें बताने के बाद शरण्या की आंखों में देखते हुए कहा, अगर अभी भी तुम वाकई में बाहर की दुनिया में जाकर यह सब कुछ बता देना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी सच्चाई बताना चाहता था। इसके बाद स्वयं शरण्या के हाथों को छोड़ देता है और वहां से हॉल में चला जाता है। शरण्या कुछ सेकंड तक किचन की दीवार से लगी हुई खड़ी रहती है और स्वयं की बातों पर गौर करती है। फिर वह भी चलकर हॉल में चली जाती है। स्वयं सोफे पर बैठा हुआ था, उसके एक्सप्रेशन कोल्ड थे। अतीत की यादों को याद करके एक अजीब सी थरथराहट उसके बदन में हो जाती है। शरण्या स्वयं से थोड़ा सा दूर होकर बैठ गई और बोली, कौन था वह आदमी, वो साइंटिस्ट? किसने तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे? कितने बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे उसने? और वह ऐसा क्यों कर रहा था? क्या चाहिए इसे? स्वयं ने शरण्या की तरफ देखा और कहा, मैं उसके बारे में सिवाय उसके नाम के और कुछ भी नहीं जानता। डॉक्टर ब्लैक नाम है उसका। अभी आज तक हमने उसकी शक्ल नहीं देखी। वह हमेशा ही पर्दे के पीछे रहता है, अंधेरे में, कभी सामने नहीं आता। उसकी एक बहुत बड़ी लैब थी। बचपन की बातें हैं, ज्यादा क्लियर मुझे अब कुछ याद नहीं, पर मुझे सिर्फ इतना याद है कि हमें किसी ने बेच दिया था डॉक्टर ब्लैक को ढेर सारे पैसों के बदले। उस वक्त मैं बेहोश था, मगर फिर भी हल्का हल्का मुझे होश था, जबकि एक आदमी ने बहुत सारे पैसों के बदले मुझे डॉक्टर ब्लैक को बेच दिया था। उसके बाद हमें उसकी लैब में लाया गया, जहां पर आने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं वहां अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे बच्चे थे। मैं बहुत सारे बच्चों को शीशे में बंद देखा। मुझे भी ऐसे ही शीशे में बंद किया गया था। तब बच्चों पर बहुत तरह के बहुत ही दर्दनाक एक्सपेरिमेंट किए गए। कुछ बच्चों तो पहले फेज में ही आउट हो गए, यानी कि शुरुआती एक्सपेरिमेंट में ही उनकी जान चली गई, क्योंकि उनकी नाजुक बॉडी एक्सपेरिमेंट के भयानक परिणाम को झेल नहीं सकती थी। मगर कुछ बच्चे हम ऐसे भी थे जिनकी बॉडी उन परिणामों को झेल गई, तो उन लोगों ने हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट जारी रखे। शरण्या हैरानी से स्वयं की बातें सुनती हुई बोली, सीरियसली? क्या इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उन्हें खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं? स्वयं ने शरण्या की तरफ देखकर कहा, कौन सी दुनिया में जी रही हो तुम? और तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ सिर्फ चोर लुटेरे घूमते हैं? अरे यह तो इस दुनिया का बाहरी चेहरा है, कम डरावना है, नॉर्मल है। अगर उसके अंदर उससे भी भयानक चेहरे को आज तक किसी ने नहीं देखा। इस दुनिया में इतने गलत काम होते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता ऐसे ऐसे काम। शरण्या ने थोड़ी हिम्मत करके पूछा, कितने वक्त से वह तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहे? स्वयं ने जवाब दिया, 3-4 साल तक। 3-4 साल तक उसने हमें शीशे में बंद रखा, हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट जारी रखे। धीरे धीरे सैकड़ों बच्चों की संख्या जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट के फेस आगे बढ़ रहे थे कम हो रही थी, और एक वक्त पे तो बहुत ही कम बच्चे बच गए थे, यही कोई 10-12 बच्चे। यह सुनकर शरण्या ने हैरान होते हुए कहा, तो क्या इसका मतलब बाकी सारे बच्चे मारे गए थे? स्वयं ने हाँ में सर हिला दिया। शरण्या की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने स्वयं से पूछा, फिर तुम कैसे बच निकले वहां से? क्या उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया? शरण्या का सवाल सुनकर स्वयं ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, हमें छोड़ा नहीं था, हम वहां से भागे थे। हम सिर्फ कुछ ही बच्चे उस लैब में मौजूद थे। स्वयं ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें बीबी याद है, मेरा बिग ब्रदर? मैंने तुम्हें बताया था कि बचपन में उसने एक बारी मेरी जान बचाई थी। खून का रिश्ता ना होने के बावजूद वह मेरे लिए सब कुछ है। शरण्या ने हाँ में सर हिला दिया। स्वयं ने कहा, बीबी भी उस एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है, पर वो डॉक्टर ब्लैक का खास सब्जेक्ट था। वह बचकर निकलने वाला था, फिर पता नहीं क्यों उसे हमारे ऊपर तरस आ गया। वह वापस आया, हमें यानी 3 बच्चों को उसने वहां से निकाला, और फिर उस लैब को ही वहीं बर्बाद करके हम भाग गए। हमारे लिए उस वक्त वह किसी भगवान से कम नहीं था। शरण्या हैरान होकर स्वयं की सारी बातें सुनते हुए बोली, इसका मतलब तुम्हारे जैसे अल्ट्रा ऑर्डिनरी पावर वाले और भी लोग इस दुनिया में हैं? स्वयं ने जवाब दिया, हाँ, मुझसे तो बहुत ज्यादा पावरफुल, इतने पावरफुल की जितनी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। यह सुनकर शरण्या सच में सोच में पड़ गई। स्वयं ने पूछा, मगर वह आदमी डॉक्टर ब्लैक यह सब कुछ क्यों कर रहा था? क्या चाहिए उसे? क्या मिलेगा उसे इतने बच्चों की जान लेकर? और कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहा था वह तुम लोगों पर? इस बात पर स्वयं ने जवाब दिया, क्योंकि वह अमर होना चाहता है, इस दुनिया पर राज करना चाहता है। यह सुनकर शरण्या की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई। नूर रात को
डिनर करने के लिए नीचे आई। उसने नाइट ड्रेस पहनी हुई थी जो काफी शॉर्ट थी, मगर उसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। बालों को उसने किसी गुड़िया की तरह 2 पोनीटेल में बांध रखा था। वह जैसे ही नीचे आई, अचानक उसके कदम रुक गए। उसने हॉल में ऐसे इंसान को देखा जिसकी वह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकती थी। मयंक। मयंक को देखकर नूर की आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। यह यहाँ पर क्या कर रहा है? उसने सोचा। हॉल में खुशी, मयंक और अथर्व बैठे हुए थे और कुछ बातें चल रही थी। नूर चलकर वहां आई और बोली, गुड इवनिंग एवरीवन। सबने नूर की तरफ देखा। मयंक काफी मुस्कुराकर बोला, हेलो गुड इवनिंग, मगर उसने ज्यादा गौर नहीं किया। नूर ने हल्की सी मुस्कान दी और उसके बाद वहां बैठते हुए बोली, क्या बात है, आज अचानक तुम यहाँ पर कैसे? नूर की बात सुनकर मयंक कुछ बोल पाता उससे पहले ही अथर्व ने कहा, मैंने मयंक को यहाँ पर बुलाया है किसी बहुत जरूरी काम के लिए। पर इस पर नूर थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। कौन सा जरूरी काम जो इतनी रात को घर आना पड़ा? उसने सोचा। खुशी ने मयंक और नूर दोनों की तरफ देखते हुए कहा, एक्चुअली हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम कल तुम्हारी इंगेजमेंट करवाएंगे। खुशी की बात सुनकर नूर की आंखें एकदम फटी रह गई। वह खड़ी होकर चिल्लाई, क्या एंगेजमेंट? और वह भी कल? और वे अचानक बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी क्योंकि उसने यह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मयंक भी हैरान था। सबसे नूर की तरफ देखा। उसका रिएक्शन कुछ ज्यादा ही अजीब था। मयंक ने खुशी से कहा, लेकिन खुशी दी, ऐसे अचानक एंगेजमेंट? आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं इस बारे में। खुशी ने मयंक की तरफ देखकर कहा, और लेट होने का कोई मतलब ही नहीं है। ऑलरेडी हम काफी आगे कर चुके हैं। तुम्हारी एंगेजमेंट और शादी के लिए बहुत वेट करा है। मेरे पास अब कोई भी वजह नहीं है इन सब चीजों को आगे खिसकाने की। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम जल्द से जल्द एंगेजमेंट कर देंगे। नूर हैरानी से बोली, जल्द से जल्द का क्या मतलब? मतलब आप कल ही एंगेजमेंट करेंगे? बिना कुछ बताए आप अचानक हमारे ऊपर इतना बम कैसे फोड़ सकती हैं? नूर जिस तरह से खुशी से बात कर रही थी, अथर्व ने यह देखा नहीं गया। उसने कड़क आवाज में कहा, जुबान संभाल कर बात करो नूर, यह मत भूलो कि तुम किससे बात कर रही हो। अथर्व की बात सुनकर नूर को एहसास हुआ कि उसने ज्यादा ही ऊंची आवाज में और रूखे तरीके से अपनी बड़ी बहन से बात की। उसने थोड़ा नॉर्मल होकर वापस बैठते हुए कहा, नहीं, मेरा मतलब ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन दीदी, आप अचानक, मतलब आपको पहले बताना चाहिए था ना। अब आप अचानक कह दोगे कि सुबह तुम्हारी एंगेजमेंट है या तुम्हारी शादी है, तो हम और कैसे रिएक्ट करेंगे? खुशी ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, यह कोई भी अचानक लिया गया फैसला नहीं है नूर। हम काफी वक्त से तुम्हारी एंगेजमेंट प्लान कर रहे हैं। सही टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए नहीं कर पाए। पर अब जबकि टाइम बिल्कुल सही है तो चीजों को ज्यादा आगे खिसकाने का कोई फायदा नहीं है। कल का दिन अच्छा है, पंडित जी से मैंने बात की है। कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि कल ही तुम दोनों की एंगेजमेंट होगी। नूर कुछ सोचने लगी और बोलने ही वाली थी, लेकिन खुशी खड़ी होकर बोली, इसके आगे मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहती। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। कल ही तुम दोनों की एंगेजमेंट होगी। इसके बाद खुशी वहां से चली गई। नूर ने अपने कमरे में आई। वह बहुत गुस्से में लग रही थी। कमरे में आकर उसने तकिया इधर उधर फेंकने शुरू कर दी। वह ज्यादा शोर शराबा नहीं कर सकती थी क्योंकि बाहर पता चल जाता कि वह गुस्से में है, मगर उसे गुस्सा बहुत आ रहा था। उसने अपने बालों को मुट्ठी में पकड़ा और जोर से खींचने लगी। वह कूदने लगी और फिर बिस्तर पर गिरकर जोर से घूंसे मारने लगी, जैसे साइलेंटली अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रही हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कैसे खुशी दी मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर सकती हैं? वह भी कल? इतनी जल्दी एंगेजमेंट होने वाली है? इसका तो मुझे अंदाजा नहीं था, मगर इतनी जल्दी हो जाएगी ये सोचा भी नहीं था। मैं इतनी जल्दी कैसे एंगेजमेंट कर सकती हूँ? और मुझे तो मयंक के साथ एंगेजमेंट करनी भी नहीं है। नूर को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपने सर को पकड़ा और कहा, ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मगर एक बात तो पक्की है कि मैं ये एंगेजमेंट बिल्कुल नहीं करने वाली, बिल्कुल भी नहीं। मतलब बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं मयंक से शादी बिल्कुल भी करने वाली नहीं हूँ। मैं उससे शादी करके कैसे कर सकती हूँ? मैं तो राजवीर को पसंद करती हूँ, मुझे वही चाहिए और मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। यह बोलकर नूर रोने वाली शक्ल बना लेती है।
सुबह सुबह आन्या कमरे के पर्दे को हटाती है और उसके बाद एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ खिड़की को खोल देती है। जैसे ही वह खिड़की खोलती है, ठंडी सी हवा अंदर आती है और उसके बाल लहराने लगते हैं। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। उसका चेहरा ग्लो कर रहा था, चमक रहा था। उसकी खुशी उसके चेहरे और आंखों में साफ जाहिर हो रही थी। उसने जब पलटकर देखा तो पाया कि कोई है जो बिस्तर पर लेटा हुआ बड़ी ही प्यार भरी नजरों आंखों से उसे निहार रहा है। डीडी आज पहली बार वह उसके बिस्तर में उसके बगल में अभी तक था, वरना आंखें खुलते ही वह गायब हो जाता था। और आज तो वह उसके चेहरे को भी देख सकती थी। हाँ, माना कि डीडी के पास एक कारण था अपने चेहरे को छुपाने का, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा भयानक है, कोई देखेगा तो डर जाएगा। मगर नहीं, आन्या के लिए यह चेहरा दुनिया का सबसे प्यारा चेहरा था। और वाकई में डीडी काफी हैंडसम था। उसके फेशियल कट्स सब कुछ बहुत अमेजिंग थे। अगर चेहरे पर एक्सपेरिमेंट की वजह से यह निशान न होते तो उसकी खूबसूरती का कोई तोड़ नहीं था। उसकी गहरी आंखें उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती थी। आन्या चलकर उसके पास बिस्तर पर आई। डीडी ने आन्या के हाथ को अपने हाथ में लिया और फिर उसे अपनी तरफ खींच लिया। आन्या डीडी के सीने पर जा गिरी और फिर हल्का सा मुस्कुराकर शर्माने लगी। डीडी ने प्यार से उसके बालों को पीछे किया और फिर उसके माथे पर किस कर दिया। डीडी के सीने पर अपना सर रखकर आन्या ने कहा, गुड मॉर्निंग बेबी। डीडी ने मुस्कुराकर उसके बालों को सहलाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माय लव। सो यू आर नॉट स्केयर्ड राइट? आन्या ने अपना सर उठाकर डीडी की आंखों में देखा और फिर बोली, स्केयर्ड? क्यों? मैं डरूंगी क्यों? डीडी ने जवाब दिया, मुझे देखकर, मेरे चेहरे को देखकर। डीडी की बात सुनकर आन्या की मुस्कुराहट गायब हो गई। वह आगे बढ़ी और उसने डीडी के माथे पर किस किया। डीडी ने प्यार से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद उसने अपनी नाक, उसके चिन, उसके सारे गालों पर और ऐसे करके उसके पूरे चेहरे पर बहुत सारे किस किए। डीडी का दिल नरम हो गया। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने आन्या को कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। आन्या ने डीडी से कहा, मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे हैंडसम लड़की हो। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम्हें पाकर मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। आई लव यू वेरी मच। डीडी ने अपनी आंखें खोलकर आन्या की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे मुंह से यह शब्द सुनने के लिए मैंने बरसों गुजारे हैं। आज सुनकर ऐसा लग रहा है कि अब मर भी गया तो उससे इतना ही कहा था कि आन्या ने डीडी के होठों पर हाथ रख दिए, उसे वहीं चुप करवाने के लिए। आखिर वह मरने की बात कर भी कैसे सकता है? अभी अभी तो आन्या को जिंदगी में खुशियां मिली हैं और यह खुशियां लंबी चलने वाली है। इतनी आसानी से अब वह इन्हें खत्म नहीं होने देगी। एक बार वह डीडी को खो चुकी है अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, मगर अब दुनिया का कोई भी ताकत डीडी को उससे अलग नहीं कर सकता। डीडी ने जब आन्या के होठों को अपने होठों पर महसूस किया तो वह खुद अपने कंट्रोल से बाहर हो गया। उसने आन्या को एक झटके में पलट दिया। वह आन्या बिस्तर पर थी और डीडी उसके ऊपर। आन्या के हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाकर वह बहुत ही डीप और पैशनेट तरीके से उसे किस करने लगा। जो आन्या ने शुरू किया, उसे खत्म करने की जिम्मेदारी डीडी ने अपने ऊपर ली। उसने आन्या को इतना माइंड ब्लोइंग किस किया कि वह मदहोश हो गई। फाइनली दोनों ने ब्रेक लिया। आन्या की सांसें काफी तेज हो गई थी। डीडी ने ऐसे किस किया था मानो उसकी बॉडी की सारी ऑक्सीजन उसने खींच ली हो। उसे इस तरह से तेज तेज सांस लेता हुआ देख डीडी के एक्सप्रेशन काफी मदहोशी भरे हो गए थे। वह आन्या से बोला, तुमने मुझे किस करके बहुत बड़ी गलती कर दी और अब तुम उसके लिए बहुत पछताने वाली हो। आन्या को डीडी की बात का मतलब उस वक्त समझ आया जब उसने अपनी टांगों के बीच में डीडी के प्राइवेट पार्ट को महसूस किया, जो इतना हार्ड हो गया था कि बस पूछो ही मत। आन्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसके बाद क्या होना था यह तो शायद बताने की जरूरत भी नहीं। सुबह सुबह आन्या का अच्छा खासा वर्कआउट हो गया था। आन्या की आंखों पर पट्टी बांधी गई और डीडी उसके हाथ को पकड़कर उसे कहीं ले जा रहा था। आन्या बोली, डीडी तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? आन्या नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन डीडी उसे अपने साथ लेकर जा रहा था। डीडी ने आन्या के हाथ को पकड़कर आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आन्या कंफ्यूज हो गई। वह नहीं जानती थी कि डीडी उसे क्या सरप्राइज देने वाला है, मगर सरप्राइज का नाम सुनकर वह थोड़ी एक्साइटेड जरूर हो गई थी। बस वह चुपचाप चल रही थी। थोड़ी ही देर में डीडी उसे लेकर पहाड़ की एक चोटी पर पहुंच गया। आन्या को वहां खड़ा करके उसने कहा, तैयार हो? अब मैं तुम्हारी आंखों की पट्टी खोलने वाला हूँ। डीडी की बात सुनकर आन्या थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई। उसने हाँ में सर हिला दिया। आन्या ने
डीडी ने आन्या की आंखों की पट्टी को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। जैसे ही उसकी आंखों की पट्टी खुली, तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी तो उसने तुरंत आंखों पर हाथ रख लिया। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे करते हुए और अपनी पलकों को उठाते हुए उसने कुछ ऐसा देखा कि वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई। उसके ठीक सामने एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर खड़ा था। इतना बड़ा चॉपर देखकर आन्या की आंखें तो शौक से बड़ी हो गई। वह बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। आन्या ने डीडी की तरफ देखा जो चुपचाप उसे देख रहा था। उसके बाद वह आन्या के करीब आया, उसे लेकर उसके बालों को हल्का सा पीछे करते हुए बोला, वक्त आ गया है अपना एक और प्रॉमिस पूरा करने का। तुम्हें याद है ना? आन्या को बचपन की एक चीज याद आ गई। जब वह और डीडी एक अनाथ आश्रम में पहाड़ी वाली एक जगह पे थे जो बिल्कुल उसकी फेवरेट हुआ करती थी। वहां बैठे हुए दोनों पूरे शहर को देख रहे थे। आन्या आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखकर बोली, पता है डीडी, जब जमीन से पक्षियों को देखती हूँ तो खुदा से दुआ करती हूँ कि अगले जन्म में मुझे भी पक्षी बनाए। आन्या की बात सुनकर डीडी कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखकर बोला, ऐसा क्यों? तो आन्या ने कहा, क्योंकि मैं आसमान में उड़ना चाहती हूँ। आसमान कितना बड़ा है, यहाँ पर उड़कर कितना मजा आएगा ना। मैं पूरे आसमान को ऊपर से देखना चाहती हूँ, वहां से पूरे शहर को देखना चाहती हूँ, हवाओं में लहराना चाहती हूँ, मैं ऊंचाइयों को छूना चाहती हूँ। डीडी ने कुछ सेकंड आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखा, फिर आन्या की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारा यह सपना जरूर पूरा करूंगा। आन्या ने डीडी की तरफ देखा और कहा, अच्छा, और कैसे करोगे? डीडी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, पर मैं जरूर करूंगा। मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। डीडी की बात सुनकर आन्या मुस्कुरा दी, फिर उसके हाथों में हाथ डालकर उसके कंधों पर अपना सर रखकर बोली, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब तुम मेरा सपना पूरा करोगे। डीडी की आंखों में डिटर्मिनेशन दिखाई देने लगी। उसने वादा किया कि वह एक दिन ये जरूर करेगा और वह दिन जरूर बहुत जल्दी ही आएगा। अतीत की यादों से बाहर निकलकर आन्या आंखों में आंसू लेकर डीडी को देख रही थी जो चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। आन्या को तो याद भी नहीं थे ऐसे प्रॉमिस और डीडी ने उन्हें एक एक करके पूरा किया। आन्या आगे बढ़कर डीडी को जोर से गले लगा लेती है। आन्या के ऐसा करने पर डीडी भी उसके हाथों को उठाकर अपनी बाहों में भर लेता है। आन्या ने डीडी से कहा, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर कैसे बताऊं कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ, कितनी लकी फील कर रही हूँ अपने आप को तुम्हें पाकर। डीडी ने आन्या के बालों को सहलाते हुए कहा, खुशकिस्मत तो मैं हूँ तुम्हें पाकर, और तुम्हारे हर सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ ना। आन्या गले से हटकर डीडी की आंखों में देखती है। पता नहीं कौन सा वह मोमेंट था जब डीडी ने उसकी जिंदगी में एंट्री की थी। वह बहुत खुश थी। उसके बाद डीडी ने आन्या की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, तो चलें तुम्हारे सपनों की उड़ान भरने के लिए। आन्या एक्साइटेड होकर उसके हाथों में अपना हाथ रख देती है। डीडी उसे लेकर चॉपर के पास, चॉपर का दरवाजा खुल गया और डीडी ने बड़े ही संभाल कर आन्या को उसके अंदर बिठा दिया, फिर खुद भी अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। आन्या ने देखा कि वहां पर दो पायलट बैठे हुए थे। पीछे की तरफ काफी ज्यादा स्पेस था, बिल्कुल बिस्तर जैसा, जहां पर वह लेट सकती थी। आन्या काफी कंफर्टेबल होकर बैठ गई थी। डीडी उसके बगल में बैठा था। जल्द ही चॉपर स्टार्ट होकर आसमान में उड़ने लगा। आन्या खिड़की से यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। उसकी आंखों की चमक और चेहरे की बड़ी मुस्कान बता रही थी कि वह कितनी ज्यादा खुश और एक्साइटेड है। वह बोली डीडी से, देखो यहाँ से सब कुछ कितना छोटा नजर आ रहा है, सब कुछ कितना खूबसूरत है। आन्या अम्यूजमेंट के साथ नीचे देख रही थी, लेकिन डीडी उसके मुस्कुराते चेहरे को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा सिर्फ आन्या को मुस्कुराते हुए देखना ही है। आन्या ने जब डीडी को देखा तो वह उसे देख ही रहा था। उसने अपनी तरफ देखता हुआ देखकर उसकी आंखें हल्के से शर्म से झुक गई। डीडी ने आन्या की कमर को पकड़ उसे जरा पीछे करके अपनी गोद में बिठा लिया। आन्या की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। फिर उसने अपनी बाहों में भर लिया आन्या को और उसकी पीठ को अपने सीने से चिपका लिया। आन्या की सांस थोड़ी तेज हो गई, मगर किसी चीज से वह थोड़ा नर्वस हो रही थी। डीडी ने उसके बालों को एक तरफ किया और फिर उसकी गर्दन पर अपने चेहरे को रख दिया। उसकी गहरी सांसें आन्या को जरा बेचैन कर रही थी, मगर सामने दो पायलट बैठे थे जो आन्या को इस चीज की भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी।
डीडी ने आन्या के चेहरे को अपनी तरफ किया और फिर उसके होठों पर किस करने के लिए आगे बढ़ा दिया, मगर इससे पहले कि वह उसे किस कर पाता, आन्या ने उसके सीने पर अपना हाथ रख के उसे रोक दिया। उसके ऐसा करने पर डीडी थोड़ा कंफ्यूज हो गया तो आन्या बोली, हम यहाँ अकेले नहीं हैं। आन्या का इशारा दो पायलट की तरफ था। डीडी ने उनको देखा और फिर आन्या से कहा, डोंट वरी, हम अकेले ही हैं। डीडी की बातों का मतलब आन्या को समझ नहीं आया। आखिर वे दोनों अकेले कैसे हैं जबकि उनके साथ 2 पायलट हैं जो चॉपर उड़ा रहे हैं, जो इस वक्त आसमान की ऊंचाइयों पर था। डीडी ने आन्या की आंखों का कंफ्यूजन समझते हुए कहा, बताता हूँ। इसके बाद डीडी ने उन पायलट्स की तरफ देखकर कहा, लाइनेक्स अलेक्सा से हाई टू योर मैम। आन्या कंफ्यूज होकर पायलट को देख रही थी, तभी दोनों पायलट का सर 180 डिग्री घूम गया। आन्या ने जब यह देखा तो उसकी सांसें एकदम से हलक में अटक गई। सामने जो सीट पर बैठे हुए तो पायलट इंसान नहीं रोबोट्स थे, द ह्यूमन रोबोट्स। दोनों ने एक साथ कहा, गुड मॉर्निंग मैडम। इसके बाद दोनों ने फिर से अपने चेहरे को आगे की तरफ घुमाया और प्लेन उड़ाने लगे। आन्या ने हैरान होकर डीडी की तरफ देखा। डीडी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अब तो तुम्हें समझ आ गया ना, हम दोनों यहाँ पर अकेले ही हैं। आन्या ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इस चॉपर को 2 रोबोट्स उड़ा रहे हैं। वाकई में यह चीज उसकी समझ से बिल्कुल बाहर थी। डीडी ने आन्या को करीब किया और फिर उसकी तरफ अपने चेहरे को लाते हुए बोला, अब अपने हस्बैंड से थोड़ा सा प्यार कर लो। डीडी की बात सुनकर आन्या अपने निचले होठों को दांतों के नीचे दबा लेती है और हल्का सा शर्मा देती है। डीडी उसे अपनी बाहों में भरकर वहीं बिस्तर पर लेटाकर उससे बहुत सारा प्यार करने लगता है। जल्द ही चॉपर आसमान की ऊंचाइयों में तैरने लगता है। कई देर तक वे बादलों के बीच बड़े खूबसूरत नज़ारों में आनंद लेते हैं। आज आन्या का एक और सपना सच हो गया। उसके बाद जल्दी ही चॉपर एक बड़े से आइलैंड की तरफ आने लगा। आन्या ने जब आइलैंड की तरफ देखा तो वो हैरान हो गई। आइलैंड काफी ज्यादा खूबसूरत था। ओ गॉड, ये कितना खूबसूरत है, पर ये जगह कौन सी है? आन्या हैरान हो गई। डीडी ने गहरी आवाज में कहा, जल्द ही पता चल जाएगा। उसे कुछ समझ में नहीं आया। जल्द ही चॉपर वहां की धरती पर लैंड कर गया। बहुत सारे गार्ड्स अपने हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें लेके उनके स्वागत में पहुंच गए। डीडी ने जैसे ही वहां की जमीन पर कदम रखा, सारे गार्ड्स अपने घुटनों पर बैठ के अपने किंग को रेस्पेक्ट देने लगे। इस आइलैंड का इकलौता किंग था डीडी। डीडी ने आन्या की तरफ हाथ बढ़ाया। आन्या हैरान होकर यह सब कुछ देख रही थी, पर उसने डीडी के हाथ आन्या ने देखा कि उसके स्वागत में बहुत सारे लोग और गार्ड्स लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। उसकी सिक्योरिटी बिल्कुल इस तरीके की थी जैसे कि वो उनकी महारानी हो। डीडी आन्या को लेकर आगे बढ़ा। उसके बाद वह एक ओपन कार के अंदर आन्या को बैठा दिया। आन्या के बगल में बैठा डीडी। फिर गाड़ी को आइलैंड के अंदर महल की तरफ ले जाया गया। आन्या और डीडी की गाड़ी जल्द ही एक बड़े से महल के बाहर पहुंचती है। वो महल इतना बड़ा और शानदार था कि आन्या की सांसें उसकी हलक में अटक जाती हैं। उसने शहर में डीडी का बंगला भी देखा था, लेकिन यह वाला बंगला तो उसे बंगले के 4 गुना ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा आलीशान लगा। पुराने समय में राजा महाराजाओं के बंगले से भी कहीं ज्यादा बड़ा और खूबसूरत। आन्या फटी आंखों से उस बंगले को देख रही थी। जल्द ही वह गाड़ी बंगले के अंदर एंट्री करती है। हजारों सिक्योरिटी गार्ड को क्रॉस करती हुई वह गाड़ी बंगले के एंट्रेंस गेट के पास पहुंच जाती है। डीडी गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। उसके बाद आन्या के दरवाजे की तरफ जाकर उसका दरवाजा खोलता है। आन्या अब तक सदमे में थी। डीडी ने अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहा, चले। डीडी की आवाज सुनकर वह तुरंत होश में आई और फिर उसने अपने हाथ को उठाकर डीडी के हाथों में रख दिया। डीडी ने उसे गाड़ी से बाहर निकाला और उसके बाद वो दोनों बंगले के दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए। बंगले का दरवाजा खुलता है तो अंदर का नजारा और भी ज्यादा अमेजिंग और शानदार था। हजारों नौकर वहां पर लाइन लगाकर अपने किंग और क्वीन का इंतजार कर रहे थे। आन्या कुछ पूछ नहीं पाई, बस हैरान होकर यह सब कुछ देखती रही और चुपचाप डीडी के साथ रही। डीडी उसे लेकर अंदर आया। उन सब पर फूलों की बारिश हो गई। उनके आने का जैसे सबको बड़ा बेसब्री से इंतजार था। आन्या और डीडी सीढ़ियों से ऊपर आते हैं और फिर ऊपर डीडी उसे एक बहुत ही बड़े कमरे में लेकर आया। वह कमरा बहुत खूबसूरत था और बहुत आलीशान और बड़ा कमरा था। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों,
दोस्तों प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारी मेहनत को सफल बनाएं, कमेंट्स और लाइक ज़रूर करें।